नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मौर्य, आप सभी का जीव विज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि मादा युग्मकोद्भिद का विकास या भ्रूण कोश की संरचना। और मादा युग्मकोद्भिद का विकास है बीजांड के अंदर होता है। जो ओव्यूल से बीजांड है, जिसको हम दीर्घ बीजाणुधानी कहते हैं, तो बीजांड या दीर्घ बीजाणुधानी के अंदर मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ओव्यूल्स बीजांड होते हैं, बीजांड में पैरेन्काइमेटस सेल्स मृदुत की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है और उसी में हाइपोडर्मल सेल्स भी होते हैं। तो जो बीजांड हाइपोडर्मल सेल्स का समूह होता है या पैरेन्काइमेटस सेल्स उसमें पाए जाते हैं, बीजांड के अंदर उस भाग को हम बीजांडकाय न्यूक्लियस कहते हैं। तो जो न्यूक्लियस का भाग होता है यहाँ पे दिखाया गया है। तो न्यूक्लियस में जो कोशिका होती है, जिसको हम हाइपोडर्मल सेल्स कहते हैं, वह कोशिका अपने आकार आकृति में बड़ी हो जाती है और बना लेती है प्राथमिक आर्चीस्पोरियल सेल, मीन्स प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल बना लेती है, प्राथमिक प्रकोष्ठ कोशिका बना लेती है। इसमें पुनः विभाजन होता है, मतलब इसमें विभाजन होता है और यह बनाता है प्राइमरी पैराइटल सेल और फिर बनाता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल में विभाजन के द्वारा प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमरी पैराइटल सेल होते हैं उसमें एक दो विभाजन पाया जाता है, तो यह विभाजित होकर के पैराइटल सेल का निर्माण करते हैं। लेकिन जो स्पोरोजिनस सेल होते हैं इसमें विभाजन नहीं पाया जाता है। यह मेगास्पोर मदर सेल में दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिकाओं की भांति ही कार्य करते हैं। तो इसी स्पोरोजिनस सेल को मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। यहाँ पर जो मेगास्पोर मदर सेल है, दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो बच्चों 4 नए अगुणित संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पे वही 4 अगुणित संतति कोशिकाएं हैं जिसको लिखा गया लीनियर टेट्राएड ऑफ मेगास्पोर, मीन्स यहाँ पर जो चतुष्क है वह एक चतुष्फल या रेखीय चतुष्क के रूप में दीर्घ बीजाणु पाए जाते हैं। अब इसमें जो बच्चों है कि यहाँ पर जो 4 कोशिकाएं बनती हैं, इनमें से ऊपर की ओर की जो 3 कोशिकाएं होती हैं यह शीघ्र ही क्या होती है, नष्ट हो जाती हैं। तो डीजेनरेटिंग मेगास्पोर मीन्स 3 ऐसी कोशिकाएं हैं जो शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं, तो इसको बोलते हैं डीजेनरेटिंग मेगास्पोर्स, मतलब 3 ऐसी दीर्घ बीजाणु है कि जो आसानी से शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। केवल एक जो है दीर्घ बीजाणु बचता है जो आगे चल करके यह अंड कोशिका या एम्ब्रियोसेक भ्रूण कोश बनाता है। तो इस कोशिका को हम फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं, क्रियाशील दीर्घ बीजाणु कहते हैं। अब जो देखिएगा यहाँ पर एक जो 3 कोशिकाएं हैं तो डीजेनरेटिंग मेगास्पोर है, मतलब जो दीर्घ बीजाणु नष्ट हो चुके हैं। एक क्रियाशील दीर्घ बीजाणु है तो इसके अंदर यहाँ पे वैक्यूल्स है और एम्ब्रियोसेक है। तो क्रियाशील दीर्घ बीजाणु में बेटा अब क्या होगा, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन होगा, जिसके एक केंद्रक से 2 नए केंद्रक का निर्माण हो जाता है। फिर इस केंद्रक में पुनः माइटोसिस का विभाजन होगा, तो यहाँ पर एक केंद्रक से फिर 2 बन जाएंगे, फिर एक केंद्रक से 2, मतलब इन दोनों केंद्रक में विभाजन होगा तो यहाँ पे टोटल 4 केंद्रक नए केंद्रक का निर्माण हो जाता है। फिर यहाँ पर जो 4 केंद्रक दिए गए हैं इनमें से फिर एक एक केंद्रक में पुनः विभाजन होता है, फिर एक केंद्रक में विभाजन हुआ तो 2 बने, फिर एक में विभाजन हुआ तो 2 से यहाँ पर फिर 2 बने, तो मतलब 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ऐसे नीचे ही दोनों में विभाजन होता है तो 4 न्यूक्लियाई नीचे बन जाते हैं। तो इस एम्ब्रियोसेक भ्रूण कोश को हम ऑक्टेट कहते हैं क्योंकि इसमें 8 केंद्रक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियाई है और ये ऑक्टेट के रूप में पाया जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो यहाँ पे 8 केंद्रक हैं एक किस तरीके से यहाँ पर एक भ्रूण कोश मतलब एम्ब्रियोसेक का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो 8 केंद्रक हैं इनमें से एक केंद्रक जो ऊपर की ओर से, अगर हम मान लेते हैं कि ऊपर का भाग जो होता है बीजांड के आधार से चलेजा का भाग है, तो एक जो है एक केंद्रक चलेजा की ओर से और एक केंद्रक प्रतिमुख कोशिका एंटीपोडल की ओर से, यहाँ से एक केंद्रक है प्रतिमुख कोशिकाओं की ओर से और एक केंद्रक यहाँ पे जो है कि इधर बीजांड द्वार की ओर से आते हैं और 2 केंद्रक बीच में आकर के
बना लेते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉयड होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेटिव न्यूक्लियस, मतलब द्विगुणित केंद्रक होते हैं, इसी को पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। और ऊपर की ओर यहाँ पे दो केंद्रक जो होते हैं वह सिनर्जिक सहायक या हेल्पिंग सेल्स होते हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं। और हेल्पिंग सेल्स के साथ में ही एक कोशिका, एक सेल अंड कोशिका होती है, और यह अंड कोशिका और सहायक कोशिका मिलकर के एक एपरेटस बनाती रहती है। और नीचे की ओर तीन कोशिकाएं जो एंटीपोडल सेल्स प्रतिमुख कोशिकाएं बनाती हैं, इसी को हम लोग एम्ब्रियोसैक भ्रूण कोश कहते हैं। तो बच्चों हमें फिगर से, चित्र से घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, बस सिंपली आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अब जैसे मान लीजिए आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, तो क्लास 10th का आप बैग में क्या रखेंगे, नोट्स रखेंगे, किताब रखेंगे। फिर 11th में अगर आप जाते हैं तो फिर आप 11th का नोट्स, 11th का किताब रखेंगे उसी बैग में। उसी तरीके से आप 12th में जाएंगे तो उसी बैग में आप जो है कि 12th का नोट्स या किताब रखेंगे। तो यहाँ पर जान लीजिए कि एक पाउच थैली है, और ये थैली के अंदर एक ही कोशिका है जो विभाजन करके अपना एक रूप से दूसरे रूप में निर्माण करता है, और लास्ट में बन जाता है भ्रूण कोश, एम्ब्रियोसैक, और इसी को हम कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद का विकास। हम आपको एक सरल चित्रों के रूप में दिखा देते हैं कि मादा युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। मादा युग्मकोद्भिद के विकास को हम दीर्घ बीजाणु जन्म कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दीर्घ बीजाणु जन्म का डेफिनेशन क्या है कि जो बीजांड है, बीजांड के अंदर पाया जाता है दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका। तो दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित कोशिकाओं के निर्माण को हम दीर्घ बीजाणु जनन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका जो ऊपर फिगर के द्वारा प्रोसेस हम समझा है वही आपको सिंपली यहाँ पे हम फिगर के द्वारा समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल है, दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका ये द्विगुणित अवस्था में है, इसमें मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो 4 नई कोशिकाएं बनती हैं, और इसको बोलते हैं टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर, मतलब दीर्घ बीजाणु के चतुष्क अगुणित कोशिकाएं होती हैं, जिसमें कि 3 कोशिकाएं डीजेनरेट नष्ट हो जाती हैं, और एक कोशिका जो होती है वह फंक्शनल मेगास्पोर होती है, दीर्घ बीजाणु क्रियाशील होते हैं, और इसमें होता है, अब ये फंक्शनल मेगास्पोर है, अब इसमें बेटा होता है माइटोसिस, समसूत्री विभाजन होता है, जबकि ये फंक्शनल मेगास्पोर कैसे हैं, हैप्लॉइड अगुणित ही होते हैं, इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो 2 केंद्रक बन जाते हैं, यह भी अगुणित अवस्था में होता है। फिर इसमें माइटोसिस होता है तो 4 केंद्रक बनते हैं, ये भी अगुणित अवस्था में होता है। फिर इन चारों में भी माइटोसिस होता है तो 8 केंद्रक बनते हैं, और यह भी अगुणित होता है। कहने का मतलब एक जो मैच्योर एम्ब्रियोसैक भ्रूणकोश होता है यह अगुणित अवस्था में पाया जाता है। अब यह एम्ब्रियोसैक में 2 सहायक कोशिकाएं होती है, यहाँ पर एक सेल, इसको हम एक एपरेटस कहते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और 3 यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स होते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल से एक विकसित डेवलप्ड भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है, जिसे हम मादा युग्मकोद्भिद का विकास कहते हैं। और इसी में दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिकाओं से जब 4 अगुणित दीर्घ बीजाणु का निर्माण होता है तो उसे हम दीर्घ बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।